हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 5। इसमें फॉलोइंग टॉपिक्स कवर किए हैं। 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मेथड क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। प्लास्टिक स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के कंटेक्स्ट में। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग हार्डनेस या कठोरता कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। क्रीप क्या होता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन का क्या कंसेप्ट है और रेजिलियंस क्या होता है और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को हम देखेंगे। कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम कंसेप्ट को अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में है जो कि पार्ट 4 था, अब पार्ट 5 है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है। ऑफसेट मेथड या 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब ये कोई ऑफसेट मेथड की बात कर रहा है। इसका नाम 0.2 पर प्रूफ स्ट्रेस मेथड भी है और इसका इस्तेमाल होता है यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, पराभव प्रतिबल निकालने के लिए उन मटेरियल्स के लिए जो कि पहला ऑप्शन है क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट, जिनका क्लियरली डिफाइंड मतलब कि यील्ड पॉइंट एकदम साफ दिखता है कि अच्छा ये यील्ड पॉइंट होगा। नॉट क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट, जिनका यील्ड पॉइंट अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं है या प्रदर्शित नहीं है। क्लियरली डिफाइंड अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जिनका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्लियरली डिफाइंड है, या नॉट क्लियरली डिफाइंड अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है नॉट क्लियरली डिफाइंड वेल पॉइंट। तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मेथड है वो इस्तेमाल होता है नॉट क्लियरली। अब बात ये आती है कि ये क्लियरली डिफाइंड, नॉट क्लियर डिफाइंड यील्ड पॉइंट का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इसका जो कर्व है ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला कर्व है इसका, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ पर यील्ड डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मींस इसका यील्ड पॉइंट है यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है, इसे बोलते हैं क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर आप FE415 की बात करो, ये जो बीच वाला जो कर्व है, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि अच्छा हाँ यहाँ के बाद यील्ड डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट है इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि यील्ड स्ट्रेस को प्रदर्शित करेगा। सेम केस FE500 के साथ है। यहां पर भी ना तो ये पॉइंट को यील्ड पॉइंट बोल सकते हैं, ना यहां ना यहां ना यहां, ठीक है। तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर तरीका ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे हम यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकें, ये यील्ड स्ट्रेस पता कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें तो उनका जैसे कर्व यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी कोई क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस का कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट से आप जो यील्ड पॉइंट है वो निकाल पाते हो FE415 का, FE500 का। जब आपने रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पढ़ा था तो उस समय इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको इन सब का यील्ड स्ट्रेंथ या जो आपका FST होता है वो इसी मेथड से निकाला जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से, मतलब कि मेथड चलो हमें तो पता चल गया 0.2% प्रूफ स्ट्रेस होता क्या, पर अब इसे कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें करना क्या होता है, आप 0.2% स्ट्रेन पर जाओ, जिस भी मटेरियल का आपको यील्ड पॉइंट निकालना है, ध्यान रहे ये सिर्फ उनके लिए है जिनका क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 0.2% स्ट्रेन का क्या मतलब हो गया, मतलब 0.2/100 और 0.2/100 का मतलब क्या होगा 0.002 स्ट्रेन की वैल्यू, इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो आप यहां से 0.002 या 0.2% स्ट्रेन पर जाते हैं। फिर आप एक लाइन खींचते हैं इस तरीके की, ये एक लाइन पैरेलल लाइन है किसके, इनिशियल पॉइंट के, ठीक है। सॉरी नॉट इनिशियल पॉइंट, मतलब कि जो प्रारंभिक जो ये जो लाइन जा रही है इसके पैरेलल एक लाइन आपको खींचनी है जो कि कहां से होकर गुजरे 0.2%। तो ये जहां पर इस कर्व को कट करेगी बस वही हो जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेस। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना आसान था, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस इसे ही बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दे भी रखा है, जो ड्राई लाइन पैरेलल टू द इनिशियल स्ट्रेट पोर्शन पासिंग थ्रू 0.2%, मतलब कि आपको एक लाइन खींचनी है जो कि इनिशियल प्रारंभिक स्ट्रेट पोर्शन के पैरेलल है और 0.2% स्ट्रेन से पास हो रही है, और ये जो है ये कर्व को कट करती है कहां पर, यील्ड स्ट्रेंथ और प्रूफ स्ट्रेस पर, ये आपको प्रूफ स्ट्रेस पे कट करेगी। तो दैट्स इट। दूसरी बात, कई बार कभी यार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो
एल्यूमिनियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो स्टील के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1/3 होता है, मतलब कि जो 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लगभग 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डक्टाइल मटेरियल एंड अ ब्रिटल मटेरियल? वो मटेरियल जिसे हम डक्टाइल बोलते हैं और जो ब्रिटल मटेरियल है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डक्टाइल का क्या मतलब है, आप लोग जानते भी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की बात अगर करूं तो कॉपर की क्या खास बात होती है, इसे आप डक्ट में या तार में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ब्रिटल मटेरियल कैसा होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है आपका जैसे ग्लास, ग्लास मतलब कांच। अब इस कांच की क्या खास बात होती है, इस कांच को आप किसी भी तरीके से तोड़ के या पीट के इसे आप वायर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप जैसे इस पे कुछ हैमर से स्ट्राइक करोगे या थोड़े से मारोगे तो ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट कर बिखर जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब एक सीधी सी बात तो ये होती है कि भाई डक्टाइल मटेरियल डक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्रिटल मटेरियल टूट जाते हैं। ये तो कक्षा 5 की डेफिनेशन है, लेकिन अगर हमें टेक्निकली इसे डिफाइन करना है तो थोड़ा हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक स्ट्रेन होता है 5% से ज्यादा डक्टाइल के लिए और प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होता है ब्रिटल के लिए। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होता है डक्टाइल के लिए और 5% से कम होता है ब्रिटल के लिए। क्या ये ऑप्शन सही है? प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा होता है डक्टाइल के लिए और प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा होता है ब्रिटल के लिए। चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होता है डक्टाइल के लिए और प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा होता है ब्रिटल के लिए। वैसे आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। चलो अभी हम आगे देखते हैं क्या है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, मींस प्लास्टिक स्ट्रेन डक्टाइल मटेरियल के लिए 5% से ज्यादा होगा और प्लास्टिक स्ट्रेन ब्रिटल मटेरियल के 5% से कम होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रेन का क्या मतलब है, यू कैन सी, आप यहाँ पर देखते हैं यहां से इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई और ये चलते 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 काफी आगे तक खिंचता चला जाता है। मतलब कि ये टूटने से पहले इसमें कितना स्ट्रेन आता है, लगभग 20 से 30%। मींस के पास कोई 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लंबा माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है और अगर आप इसे खींच कर 120 या 130 के आसपास कर देते हो तब ये जाके टूटेगा। तो इसका जो प्लास्टिक स्ट्रेन है 20 से 30% के आसपास होता है और यहाँ पर तो हमने रेंज कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। तो मींस आपका माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन कितना हो, क्या हुआ, डक्टाइल की कैटेगरी में आया। और जो ब्रिटल मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते हो, जैसे इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है, ये तुरंत यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। माइल्ड स्टील होता तो पहले ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर जाके यहाँ पे कहीं टूट। दूसरी बात है, इसे आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। मींस डक्टाइल मटेरियल है, लंबा है, खींचेगा तो प्लास्टिक स्ट्रेन उसका ज्यादा होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल है उसका कम होना चाहिए। तो देखो ज्यादा किसमें है, ए ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही सही है क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रेन इसमें ज्यादा दे रखा है, ब्रिटल के लिए कम दे रखा है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें फिट बैठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, डक्टिलिटी, स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, मतलब कि किसी मटेरियल को स्ट्रेच या खींचने की जो एबिलिटी होती है या जो उसका गुण होता है उसे बोला जाता है डक्टिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है और इसे आपने खींचा तो इस तरीके की इसमें डिफॉर्मेशन आई, इतनी इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। तो लार्ज स्ट्रेन बिफोर फेलियर, फेलियर से पहले बहुत अधिक स्ट्रेन इसमें आते हैं। पर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो फेलियर हुआ आपका जाके जी पर और इस फेलियर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेन है, 20 से 30%, जो कि काफी ज्यादा है। दूसरी बात अभी हमने देखा प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा होता है, माइल्ड स्टील के ये 25%, मतलब कि फेलियर स्ट्रेन है। अगर हम माने कि भाई प्लास्टिक लिमिट के बाद बस सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक चलता है आगे। इस डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल है माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज, लेड, निकल, ब्रास एंड ब्रोंज। ये आप देख सकते हैं लेड जो होती है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था जो आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सॉकेट एंड स्पाइगेट जॉइंट याद आया, ये कहाँ पर होता था, एनवायरमेंट में जो वाटर पाइप का कनेक्शन किया जाता है सॉकेट एंड स्पाइगेट जॉइंट से किया जाता है। ये लेड जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए या लीक प्रूफ बनाने के लिए। लीड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि इसमें अगर कोई वेरिएशन आता है, लेंथ में वेरिएशन आ रहा है या एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रही है, थोड़ा बहुत रोटेशन, ये अलाउ कर देता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी डक्टाइलिटी होती चाहिए भी होता है। चलते हैं थोड़ा ब्रिटलनेस को देखते हैं क्या है। ये वो मटेरियल होते हैं जो कि स्ट्रेच नहीं किए जा सकते, फेलियर इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट
फॉर एग्जांपल ये कोई टिपिकल ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल जिस टाइप के होते हैं उस टाइप का एक कर्व है। तो जो इलास्टिक लिमिट है, ठीक इसके इलास्टिक लिमिट के बाद ये तुरंत यहाँ पर आकर ये टूट गया है। तो फेलियर इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन 5% से कम होता है। एग्जाम्पल हो गया आपका कास्ट आयरन, कंक्रीट और ग्लास। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जैसे कास्ट आयरन है, इसमें जो आपका कार्बन है वो कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इस वजह से ब्रिटल ये होता चला जाता है। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल गोल्ड मतलब सोना, ये एक बहुत ही ज्यादा मैलिएबल, इसे कहा जाता है सबसे ज्यादा मैलिएबल मटेरियल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैलिएबिलिटी किसे कहते हैं? जैसे ये गोल्ड का एक स्पेसिमेन है, यदि आप इसे हथौड़े से पीटो तो ये एक चपटा मीन्स एक प्लेन सरफेस या प्लेन बन जाएगा, प्लेन लैमिना बन जाएगा। मतलब किसी मटेरियल को पीट कर यदि आप उसे शीट में कन्वर्ट कर सको या प्रेस कर सको तो उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, एबिलिटी ऑफ ए मेटल, ये मेटल की बात चल रही है, किसी मेटल की एबिलिटी या गुण ताकि वो थिन शीट मतलब जो पतली शीट है उसमें कन्वर्ट हो जाए, कैसे? प्रेस होके, तो उसे क्या बोला जाता है? मैलिएबिलिटी। दूसरी बात, मेटल शुड बी हाईली प्लास्टिक, ये इसकी सीधी सी बात है, अगर प्लास्टिक होगा तभी हो पाएगा, अगर वो ब्रिटल होता तो फिर वो टूट जाएगा। यूज्ड इन फोर्जिंग, रोलिंग एंड ड्रॉप, स्टैंपिंग। फोर्जिंग का मतलब होता है किसी मटेरियल को उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको अपने अनुसार शेप में ढालना। रोलिंग का मतलब होता है, मतलब समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई बहुत ही ज्यादा गर्म आयरन का एक स्पेसिमेन ले रखा है, रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन है ये, मतलब एक तरीके से समझ ले क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का मैंने एक सरफेस दिखा रखा है। आप क्या करते हो? इसको रोल करते हो। रोल का मतलब एक सिलेंडर इधर लगाया, एक सिलेंडर ये लगाया और पूरी लंबाई में से रोल किया। अगर आप इसका साइड व्यू देखो तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इसका साइड व्यू और ये हो गया इसका सिलेंडर जो रोलिंग के काम आ रहा है, और ये सिलेंडर आपने प्रेशर से, दोनों इस पे प्रेशर लगाते हैं, एक इसके पीछे वाला, आप इसे रोल करते हो। तो रोल करके ये कैसा हो जाएगा? अगर आप इस तरह से रोल करोगे तो कुछ एक टाइम ऐसा आएगा इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका आई सेक्शन है इसी तरीके से रोलिंग से बनाया जाता है, और इन्हें बोला क्या जाता है? इन्हें बोला जाता है हॉट रोल्ड सेक्शन। आपने पढ़ा भी होगा, इन्हें हॉट रोल्ड सेक्शन कहा जाता है। कैसे? पहली बात, एक तो ये गर्म होते हैं, अगर गर्म होंगे तभी तो ये शेप में ढाले जा सकेंगे, और रोल्ड आपने रोलिंग कर दी और ये सेक्शन जो आपका बना इस प्रोसेस से बना है, ठीक है। और ड्रॉप स्टैंपिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको इस पर नाम डालना है, तो नाम डालने के लिए क्या करेंगे? आप इसको इसके ऊपर एक ठप्पा लगाना है, तो फिर इसके लिए जो मोहर टाइप की आती है उसको आप इस पर जोर से प्रेस कर देते हैं और जो भी उस पे अक्षर है वो इस पे छप जाते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा मटेरियल होता है गोल्ड, उसके आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, सिल्वर एंड लेड, ठीक है। आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, डक्टिलिटी इज रिलेटेड टू टेंशन, ठीक है, एंड मैलिएबिलिटी इज रिलेटेड टू कंप्रेशन। सीधी सी बात है, डक्टाइल मटेरियल, किसी मटेरियल पर आप टेंशन लगाओगे तभी तो वो डक्ट में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो ऐसे खींचेगा, और जो मैलिएबिलिटी है वो कंप्रेशन से रिलेटेड है। आज जैसे ये गोल्ड का स्पेसिमेन है, इस पर आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, ठोका इसे, तो इस पर कंप्रेशन लगा रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्लेन लैमिना में कन्वर्ट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर एसरटेनिंग हार्डनेस? इनमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जिससे आप हार्डनेस के बारे में पता कर सकते हो? माउस मेथड है, प्रिनल मेथड है, या रॉकवेल मेथड है, विकर्स मेथड है, या नूप मेथड है? इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है ऑल अबव। ये जितने भी हैं इन सबका इस्तेमाल हार्डनेस में किया जाता है। माउस मेथड, प्रिनल, रॉकवेल, विकर्स, नूप मेथड। चलो अब देखते हैं ये कैसे कैसे होता है। तो बात आती है हार्डनेस की। हार्डनेस की मैंने आपको बताया है, टेक्निकल लैंग्वेज में हार्डनेस होता है रेजिस्टेंस टू एब्रेजन एंड स्क्रैच। एब्रेजन का क्या मतलब होता है? एब्रेजन का मतलब होता है घर्षण, और स्क्रैच का मतलब खुरचना। तो कोई मटेरियल अगर हार्ड है तो उसका मतलब है कि वो उसे आप खुरच नहीं सकते। फॉर एग्जांपल डायमंड, जो डायमंड होता है या हीरा जो होता है वो मोस्ट हार्ड मटेरियल है, उस पर आप खरोंच नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन हार्डनेस को कई बार हम मान लेते हैं कि भाई कोई मटेरियल हार्ड है तो वो स्ट्रांग भी है, ठीक है। हार्डनेस का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। डायमंड हार्ड है, हार्ड का मतलब उस पर स्क्रैच नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि उस पर आप हजारों किलो न्यूटन का लोड लगा दोगे तो वो बियर कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो हार्डनेस का सीधा और सिर्फ संबंध होता है स्क्रैच से, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के बहुत ईजी तरीके हैं। हार्डनेस कैलकुलेट करनी है तो उस पर खरोंच मार के देख लो, तो अगर खरोंच लग रही है तो वो हार्ड नहीं है।
और अगर खरोंच नहीं पढ़ पा रही है तो वो हार्ड है। तो जैसे स्क्रैच हार्डनेस, ये इसका एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं मोर्स टेस्ट या मोर्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये कुछ पत्थर है, ठीक है, इन पत्थरों के ऊपर इनकी हार्डनेस लिखी रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी के ऊपर इनकी हार्डनेस लिखी रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टोन लाते हो या कोई पत्थर लाते हो, तो आप ये पत्थर लेके आए, लेट से पता नहीं कहां से उठा के लाए, अब आपसे कहा जाए कि इसकी हार्डनेस पता करो, तो आप हार्डनेस करने के लिए क्या करते हो, आप नंबर 1 का पत्थर उठाओगे, ठीक है, इस नंबर 1 के पत्थर को इससे रगड़ोगे और कोशिश करोगे कि इस पर खरोंच पड़ जाए, ठीक है। मान लीजिए खरोंच नहीं पड़ती है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका स्टोन है नंबर 1 स्टोन से ज्यादा हार्ड है। फिर हम ट्राई करेंगे, अब दूसरे वाले को लेके जाएंगे, दूसरे वाले से खुरचेंगे। अब मान लीजिए दूसरे वाले को आपने खुरचा तो यहाँ पर स्क्रैच के निशान पड़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो हार्डनेस है क्या बोली जाएगी, 1 से 2 के बीच में है। दैट्स इट, यही इसका सिंपल सा टेस्ट होता है। चलो, ये तो थे स्टोन्स जिसको आप अपने हाथ से कोशिश करके खरोंच के देख लेते हो, लेकिन अब बात आती है मेटल्स की, जैसे आयरन हो गया। अब आयरन है, लोहे का एक टुकड़ा है, उस पर आप कोई सा भी पत्थर खरोंच के देख लोगे तो खुरचेगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अच्छे और हाईली क्या कहना चाहिए, जो उस पर बहुत ही ज्यादा लेवल का स्क्रैच लगा सके, वो टेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे बोला जाता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है, इंडेंटेशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी उंगली है, इस पर अगर मैं इस पेन की टिप से प्रेशर लगाऊं तो यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा सा बन जाएगा ना थोड़ी देर के लिए, तो इसे बोलते हैं निशान पड़ गया या इंडेंट पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेंट पड़ने के तरीके से जो टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्रिनल टेस्ट बोला जाता है। रॉकवेल, विकर हार्डनेस, नूप हार्डनेस, ये 4 टेस्ट हैं, चारों में कंसेप्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाली फिगर को देखिए, इसमें ये कोई क्या कहना चाहिए, ये कोई आयरन का स्पेसिमेन है, इस पर आप देखते हैं यहाँ पर एक निडल है, ठीक है, इस निडल के इस पॉइंट पर यहाँ पर एक डायमंड, कोई बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा हार्ड मेटल या मटेरियल का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ होता है, और हम इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा या कहना चाहिए इंडेंट या निशान पड़ जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल जब जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसी फोर्स के हिसाब से आप पता कर लोगे कि हाँ भाई ये ज्यादा हार्ड है या कम हार्ड है। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी होती है उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है। किस लिए किया जाता था, ये टेस्ट किया जाता था जो आपका हार्ड कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसमें करते क्या थे, जैसे ये आपकी कंक्रीट की सरफेस है, इस सरफेस पर आप एक पिस्टन लगाते थे और ये पिस्टन कैलकुलेट करता था कि भाई इसकी जो स्ट्रेंथ है कैसे है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो सरफेस है ये हम मान के चलते हैं कि जितनी ज्यादा हार्ड होगी उतनी ज्यादा इस पूरे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये टेस्ट भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक काइंड ऑफ इंडेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। और एक बात और है, अगर आपकी सरफेस ज्यादा स्ट्रांग है और बीच का अगर वीक है, ये बताता सिर्फ सरफेस का ही है, क्योंकि ये सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंडेंटेशन हार्डनेस मतलब ये ब्रिनल हो गया, रॉकवेल हो गया, विकर हो गया, नूप हार्डनेस, ये सब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इन सब में फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो आपने हार्ड मटेरियल लगाया है, ब्रिनल में शायद डायमंड होता है, रॉकवेल में शायद कोई पत्थर होता है, ऐसा कुछ होता है, मीन्स इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो खैर चलते हैं अगले टॉपिक पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रीप, जो क्रीप होती है उनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं। क्रीप समझते हैं, किसी मटेरियल पर अगर आप लोड लगाते हो, फॉर एग्जांपल ये कोई बार है जो कि छत से लटकी हुई है और आपने इस पर P फोर्स लगाया, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन आती है PL/AE, डेल्टा बराबर ये होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लोड लगाया ये डिफॉर्मेशन आ गई, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, ये डिफॉर्मेशन तो आती ही है, साथ में और भी धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आने लगती है, इसे बोलते हैं क्रीप। ये जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन टाइम के साथ आ रही है, ठीक है। तो ये इसी क्रीप की बात कर रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो क्रीप को जो इन्फ्लुएंस करते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, मतलब कि लोड की मात्रा कितनी है उसके ऊपर, टाइप ऑफ लोडिंग, लोडिंग का प्रकार कैसा है, स्टैटिक है या डायनामिक है। स्टैटिक का मतलब होता है एक कांस्टेंट लोड आपने लगाया और लगाकर छोड़ दिया, जैसे फॉर एग्जांपल डेड लोड हो गया। और डायनामिक मतलब टाइम के साथ वो बदल रहा है, फॉर एग्जांपल लाइव लोड, ठीक है। या जैसे ये पेवमेंट की सरफेस है, इसके ऊपर कार या व्हील चल रही है, तो ये डायनामिक लोड है, मींस टाइम के साथ ये चेंज होता जा रहा है। जब व्हील है तो लोड पड़ रहा है, जब व्हील नहीं है तो लोड नहीं है।
तीसरा टाइम और एज ऑफ लोडिंग एंड टेम्परेचर, ठीक है, समय के ऊपर डिपेंड करता है, या इसे एज ऑफ लोडिंग भी कहते हैं, और टेम्परेचर के ऊपर, या डी, ऑल द अबव। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑल अबव। इन सभी फैक्टर्स के ऊपर क्रीप डिपेंड करता है। एक बात मैं और बता दूं, ये जो क्रीप वर्ड है, ये क्रीप कहां से आया है? आपको एक वर्ड शायद आपने सुना हो, क्रीपर। क्रीपर कहते हैं जो घर में घास फूस लग जाती है, जमीन में, जंगलों में, या कहीं पे भी मिट्टी हो तो वहां पे घास पैदा हो जाती है, और ये घास समय के साथ ये बढ़ती चली जाती है। इसको बोला जाता है क्रीप करती चली जाती है। क्रीप का मतलब होता है एक रेंगना भी कहा जाता है। तो जैसे टाइम बीतता जाता है ये घास थोड़ी बढ़ती चली जाती है, तो यहीं से आपका ये क्रीप वर्ड आया है। इसी तरीके से डिफॉर्मेशन का भी केस है, जो टाइम के साथ जो डिफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, थोड़ा क्रीप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब क्रीप को समझने के लिए हम इस फिगर को लेकर चलेंगे। ये कोई बार है या कोई रॉड है, इसको आपने यहाँ पर फिक्स सपोर्ट दे रखी है और आपने इस पर लोड लगाया P। तो जैसे ही आपने लोड लगाया तो यहाँ पर डेल्टा E, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो जिसका फॉर्मूला होता है PL/AE, ठीक है, ये आ जाती है। ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से आता है। किस तरह से आता था ये आता था आपका हुक्स लॉ से, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो सिग्मा को आप P/A रखें और E को आप क्या रखें, डेल्टा L/L। तो ये आपका जो डेल्टा L है वो PL/AE के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो डेल्टा C है ये समय के साथ आता है। ठीक है, तो डेल्टा C इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू क्रीप। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ये क्रीप बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो अब हम आते हैं क्रीप की डेफिनेशन पे। क्रीप इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट मीन्स अगर आप लोड को हटा दें तो वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। विद पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है क्रीप आती चली जाती है। एट कांस्टेंट लोड, ये जो लोड है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं घर की छत, जैसे फॉर एग्जांपल ये छत हो गई और आपने यहाँ पर ये पंखा या कुछ ऐसी चीज लटका रखी है, तो इसका जो सेल्फ वेट होता है वो कांस्टेंट लगता रहता है, तो इसकी वजह से भी क्रीप आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है क्रीप किस पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, मतलब अगर लोड ज्यादा है तो क्रीप भी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। टाइप ऑफ लोडिंग, स्टैटिक और डायनामिक, अगर लोड लगा ही हुआ है हमेशा कांस्टेंट तो क्रीप ज्यादा होगी। डायनामिक मींस अगर लग रहा है, हट रहा है, तो क्रीप शायद थोड़ी कम आए। टाइम और एज, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समय के साथ क्रीप आती है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा लोड लगा दिया और आप सोचें कि लोड लगाते ही क्रीप आ जाए, ऐसा नहीं है, टाइम चाहता है इसे। पॉइंट है टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो कोई भी मटेरियल अगर उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके जो एटम्स हैं या जो कण हैं वो उनमें मोबिलिटी, मतलब कि उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर इस वजह से उनमें क्रीप ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगली बात है टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो कम होता है। ठीक है, बट इस ग्राफ को देख लेते हैं। इस ग्राफ में पर्टिकुलर टाइम T0 पर जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा E है, जो कि आपकी PL/AE के बराबर है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो डिफॉर्मेशन है या इलॉन्गेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका स्लोप ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे इसका स्लोप कम होता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसमें कांस्टेंट इलॉन्गेशन या लंबाई में जो चेंज है, परिवर्तन आ रहा है, वो कांस्टेंट हो जाता है, बहुत ही कम वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो इसका स्लोप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी वृद्धि हो रही है। स्टार्टिंग में क्रीप ज्यादा है लेकिन बाद में क्रीप बहुत कम या बहुत ही माइनर क्रीप होती चली जाती है। ठीक है, अब हम कुछ और टॉपिक्स भी देखते हैं इसके। स्ट्रेस रिलैक्सेशन की, मतलब ये जो स्ट्रेस है वो रिलैक्स होता चला जा रहा है। स्ट्रेस रिलैक्स का मतलब क्या है, स्ट्रेस कम होता चला जा रहा है। अब ये क्या चीज है, इट इज अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रीप, मतलब कि ये क्रीप का ही एक मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसी के प्रभावों में से एक है। ठीक, विद द इलैप्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जो स्ट्रेस इन द वायर ग्रेजुअली डिमिनिशेस। ये जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वायर को लीजिए, इस वायर को आपने खींच के इस फिक्स सपोर्ट में यहाँ पर बांध रखा है। ठीक है, टेंशन, अच्छी खासी टेंशन लगा रखी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, इसमें क्रीप की डिफॉर्मेशन आती चली जाएगी, इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा
फॉर एग्जांपल जैसे आपने घर में देखा होगा, जैसे हम घर के ऊपर छत पे तार बांध देते हैं ताकि कपड़े सुखाए जाएं, तो स्टार्टिंग में वो तो पूरे टाइट रहते हैं, लेकिन टाइम के साथ वो धीरे धीरे ढीले होते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्रीप की वजह से। तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट, ये वही पुराना आपका ग्राफ है जो हमने यहाँ देखा था। टी नॉट के टाइम पर क्या थी डिफॉर्मेशन, डेल्टा EPL ओवर AE, ठीक है। तो इस टाइम पर आपका स्ट्रेस क्या है, सिग्मा नॉट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, क्रीप बढ़ती चली गई, धीरे धीरे आपका स्ट्रेस इस वैल्यू से कम होता चला जा रहा है। एक बात और, स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा है और बाद में स्लोप कम है। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि शुरुआत में स्ट्रेस तेजी से कम होगा और बाद में स्ट्रेस बहुत धीरे कम होगा। तो यही इसका मतलब है। विद द इलैप्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, स्ट्रेस इन द वायर में जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है टू अ कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू पर आके वो रख जाता है। दिस इज द रीजन, यही वो कारण है व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स सैग आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब कि यही वो कारण है जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, मतलब बिजली की जो तार होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो बिजली के बड़े बड़े क्या कहना चाहिए ट्रसेज हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आपने तार लगाया था तो ये बिल्कुल स्ट्रेट था अगर हम क्रीप की बात करें, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, ये सैग मतलब कि इसमें नीचे की तरफ डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई और ये कैसा हो रहा है, ये नीचे की तरफ बैंड हो गया या ये लटक गया है। इसे ही बोला जाता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब हम चलते हैं आगे। दिस इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, इस पर मैं अगर टेंशन लगाता हूं तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी अगर मैं टेंशन लोड हटा दूं, ठीक है। तो आपको एक लिमिट के बीच में रखना रहता है। फॉर एग्जांपल ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, अगर मैं इस पे टेंसाइल स्ट्रेस 250 न्यूटन पर mm² से कम लगाता हूं तो इसमें जो भी डिफॉर्मेशन जो है, इसकी लंबाई में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो वापस अपनी पोजीशन में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर, इसकी लेंथ L थी, फिर आपने इस पर लोड लगाया P तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ के वापस आ गई। लेकिन अगर जो स्ट्रेस है वो माइल्ड स्टील के केस में 250 मेगापास्कल से कम अगर आपने लगाया तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक। यही इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। द मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब कि ये पदार्थ का गुण होता है जिसके हिसाब से, जिसके अनुसार इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब कि वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टार्टिंग वाली शेप में आ जाता है ड्यूरिंग अनलोडिंग करने पर। अब इलास्टिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक होता है लीनियरली इलास्टिक मटेरियल और नॉन लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। लीनियरली मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और नॉन लीनियर का मतलब होता है कर्व हो सकता है, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, जो भी है, ठीक है। आप जैसे लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है, इसमें आपने लोड लगाया तो इसका कर्व इस तरीके से है। जब आप अनलोड कर रहे हैं तो जिस कर्व पे लोडिंग कर्व था, अनलोडिंग कर्व भी यही वापस अपना सेम रहता है। तो सेम केस नॉन लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के केस में है। इसमें क्या है, आपका लोडिंग कर्व रहेगा इस तरीके से और अनलोडिंग कर्व अगर आप इलास्टिक लिमिट से वापस उस पर लोड हटा देते हैं तो ये वापस सेम पाथ को फॉलो करता हुआ वापस आ जाएगा। दूसरा फर्क क्या होता है लीनियर इलास्टिक मटेरियल और नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल में, आप देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मींस जो इसका ढाल है कांस्टेंट है, मींस जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जिस फैक्टर से आप स्ट्रेन बढ़ाएंगे उसी फैक्टर से आपका सिग्मा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो इसका स्लोप या ढाल तेज है लेकिन धीरे धीरे ये जो ढाल है ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जितना आप स्ट्रेन बढ़ाओगे उसी के हिसाब से स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब आप बाद में स्ट्रेन मान लीजिए उतना ही बढ़ा रहे हैं तो फिर जो स्ट्रेस है आपका वो कम बढ़ेगा, स्लोप कम होता जा रहा है। और अगर स्लोप कम होता है तो उसके बढ़ने की दर कम होती चली जाती है। मैं आपको पीछे एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब बात आती है व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता क्या है, बेसिकली ये स्ट्रेन एनर्जी होता है या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपका सेंटीमीटर मिलीमीटर में कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब कि पानी के अंदर अगर कोई मटेरियल रखा है, फॉर एग्जांपल ये कोई टब है, इसमें आपने पानी भर रखा है, तो यहाँ पर अगर कोई मटेरियल है उस पर चारों तरफ से जो प्रेशर लगता है उसे बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, कोई मटेरियल है उससे था V1 और बाद में हो गया V2, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है डेल्टा V बाई V, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर है B, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स इसमें देखने पड़ेंगे।
तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। किसी मटेरियल में अगर आप स्ट्रेन पैदा कर रहे हो तो उसमें एनर्जी आ जाती है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन, आप इसे थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग समझ लीजिए। जैसे मैं इस स्प्रिंग को खींचता हूं तो ये खींचेगा, इसमें थोड़ी एनर्जी मैंने जो इसमें ताकत लगाई या मैंने जो इस पे काम किया, वर्क किया, वो इसमें स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और जैसे ही मैं फोर्स छोड़ूंगा ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को हम थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी की नजरिए से अब देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी समझने के लिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सबसे इधर यहाँ पर एक माइल्ड स्टील स्पेसिमेन दिया हुआ है जो कि फिक्स सपोर्ट लगी हुई है। यहाँ पर आपने इस पर जैसे ही लोड पी लगाया तो इसमें डेल्टा डिफॉर्मेशन आ गई। ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इंजीनियरिंग में दो टाइप के लोड होते हैं, एक होते हैं ग्रेजुअल और एक होता है इंपैक्ट लोड। ग्रेजुअल का मतलब आप धीरे धीरे लोड लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 kg का लोड लगाना है तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 50 तक पहुंच गए, और अगर इंपैक्ट लोड लगाना है तो आपने तुरंत उस पर 50 किलो का लोड एक हाइट से छोड़ दिया। खैर, तो अभी बात आती है ग्रेजुअल लोड। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल। मीन जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाया उसी तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन आती चली गई। डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है PL/AE। तो आप इसमें देख सकते हैं जो डिफॉर्मेशन है और P है, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है। और मैंने जब बताया था अगर कोई दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनल है तो कर्व कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, इसका जो एरिया होता है ये आपका एनर्जी दे देता है। इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब आधार कितना है डेल्टा, और हाइट कितनी है इसकी? हाइट है इसकी P। तो क्या हो गया है? U बराबर एनर्जी बराबर हो गया है U बराबर आ गया आपका P डेल्टा बाई 2। तो दिस इज लोड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर अ बार ऑफ लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। इन्होंने इसकी प्रोसेस यहां पर दिखा रखी है। दूसरी बात इसमें क्या है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार इज इक्वल टू वर्क डन बाय लोड। मतलब कि वर्क लोड के द्वारा जितना भी काम किया गया है वो सभी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर होता चला जा रहा है। हम स्ट्रेन एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं इंपैक्ट लोडिंग के लिए। इंपैक्ट लोडिंग का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल ये कोई बार है या बीम है, ठीक है, इस पर आपने लोड P, चलो हम P बोल देते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर हाइट से इस पर गिर रहा है। जैसे ये टकराएगा यहाँ पर तुरंत P लोड आएगा। ग्रेजुअल वाला केस नहीं है। ग्रेजुअल के केस में यहाँ से स्टार्ट होता था, पहले 0 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर स्टार्ट ही P से होता है। ठीक है, तो P की वजह से ये इसमें डिफॉर्मेशन आई है। तो अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन। वर्क डन का क्या मतलब होता है? कार्य कितना किया गया। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब कि कितना फोर्स लगा और कितनी दूरी तक वो चला। जैसे ये पीस से टकराएगा तो थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए इसकी लेंथ में कमी हो जाती है डेल्टा के बराबर। ठीक है, तो फोर्स लग रही है इस पर P और डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है? डेल्टा का। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो गई आपकी? P डेल्टा। ठीक है, और दूसरे तरीके से आप इसे कैसे समझते हैं? ये जो P डेल्टा का जो एरिया है, मतलब कि जो इसका ग्राफ बना है, इसका जो एरिया है इसको आप बोल सकते हो, इसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई करके। तो इसकी जो लंबाई है वो डेल्टा है, चौड़ाई P, तो P डेल्टा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो फोर्स डिफॉर्मेशन कर्व होता है, ठीक है, उसका जो एरिया होता है वो क्या देता है आपको? स्ट्रेन एनर्जी देता है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं ग्रेजुअल लोडिंग के केस में इस तरीके का कर्व आता है, तो इसका एरिया क्या आपको दे रहा है? स्ट्रेन एनर्जी दे रहा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं कुछ अगले कंसेप्ट्स पे। अब बात आती है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी तो हमने निकाल ली, लेकिन अब स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, इसे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मतलब रेजिलियंस का मापांक भी से बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इन लीनियरली इलास्टिक बार मटेरियल है, इंजीनियरिंग में तीन चीजें हमेशा चलती हैं। पहला लीनियरली इलास्टिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल हो, ये कंसेप्ट या ये असम्पशन मान के चलते हैं कि मटेरियल लीनियर इलास्टिक होगा, होमोजीनियस होगा और आइसोट्रोपिक होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने निकाला P²L/2E। अब ये कहां से आया? अभी आपने क्या पढ़ा था? क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ
पी डेल्टा, और डेल्टा जो डिफॉर्मेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। तो थोड़ा हल्का सा अगर आप दिमाग लगाओ तो ये आपका फॉर्मूला आपका यही बन गया। अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी होती है, बेसिकली निकाली कैसे जाती है, डेंसिटी या घनत्व होता है। अगर हम मटेरियल की डेंसिटी की बात करें तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो कोई भी अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के केस में, क्योंकि आपको स्ट्रेन एनर्जी की डेंसिटी निकालनी है तो स्ट्रेन एनर्जी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लंबाई। तो जब आप इसको AL से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका P²/2E² और आप जानते हैं P/A क्या होता है आपका, सिग्मा होता है, ठीक है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, σ²/2E। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस किसको शो करता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को। और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब के इकाई जो आयतन है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अभी हम इसकी बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकालने का और क्या तरीका होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल। कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, तो ऐसे करने से जो उसमें स्ट्रेन एनर्जी पैदा हो गई इस पूरे आयतन में, इसके पूरे वॉल्यूम में, और उसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। लेकिन खास बात यह है, आप लोड इतना लगाओगे वापस अपनी पोजीशन में आ सके। आपको जो लोड लगाना है इसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने लोड लगाया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई तो फिर ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। और उस तरीके से जो आप स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रहे हो उसे आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस नहीं बोलोगे, ठीक है। तो अगली बात क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है आपका, इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ध्यान रखिए, जो लोड डिफ्लेक्शन कर्व था वो देता है एनर्जी, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया क्या देता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये है आपका लोड डिफ्लेक्शन कर्व, P होता है लोड और ये डिफ्लेक्शन, इसका जो एरिया है ये आपको स्ट्रेन एनर्जी दे रहा है। और यहीं आप अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें और अगर आप इसका एरिया निकालें तो ये क्या देगा, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब बात है एरिया ही निकालना। एरिया निकालना तो आसानी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकालना है, ये वाली फिगर देखिए सबसे इधर, तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट मान लीजिए A पॉइंट इलास्टिक है, तो यहाँ तक इसके नीचे जितना भी एरिया है सब कैलकुलेट कर लीजिए। जो येलो से आपको दिख रहा है दिस इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। और एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ट्राइंगल है ये आप देख सकते हैं, दिस इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का या त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस। बेस का मतलब आधार, ये बेस में क्या है, स्ट्रेन, और हाइट, हाइट क्या है आपका, स्ट्रेस। तो देखो यहाँ पर यही कर रखा है, हाफ जो एनर्जी डेंसिटी है जो कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को शो कर रही है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू हाफ। तो बस यहाँ से भी आपका निकल सकता है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, रेजिलियंस। जो रेजिलियंस वर्ड है वो बना है रेजिलिएंट से। अब रेजिलिएंट क्या होता है, जैसे कोई आपने कुछ लोग देखे होंगे, ठीक है, थोड़ी सी टेंशन होती है परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बड़ी बड़ी टेंशन भी खुशी के साथ झेल जाते हैं, ठीक है। तो रेजिलिएंट होने का मतलब क्या है कि अगर आपके साथ आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है या टेंशन पड़ रहा है तो जब वो बात खत्म हो तो वापस आप अपना खुश हो जाएं। तो बेसिकली रेजिलियंस कहने का मतलब ये है कि जब भी बुरा या अच्छा टाइम आए तो वापस आप अपनी पोजीशन में आ जाए। हायर द यील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ज्यादा होगा। देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा y²/2e। तो सिग्मा y जितना ज्यादा होगा UR भी उतना ही ज्यादा होता रहेगा। इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 है और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 500 है, मतलब दुगने का फर्क, दुगना कर दिया यील्ड स्ट्रेस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन किसका चल रहा है, स्क्वायर का चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। अगली बात है, हायर रेजिलियंस इज रिक्वायर्ड इन सस्पेंशन स्प्रिंग वेयर हाई लोड अब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सस्पेंशन का मतलब होते हैं शॉकर, जो आपकी कार या बाइक में लगे रहते हैं। अब बाइक का क्या है, वो बार बार उसका जो शॉकर है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो अगर वो रेजिलिएंट है तो कंप्रेस होगा, वापस अपनी पोजीशन में आएगा। अगर वो रेजिलिएंट नहीं है तो कंप्रेस हुआ और यहीं पे वो टूट जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो स्प्रिंग है ये कैसे होने चाहिए, रेजिलिएंट होने चाहिए। मींस ये कंप्रेस हो लेकिन फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, ठीक है। जो स्प्रिंग्स हैं
वो हाई टेंशन स्टील जो कि आपकी Fe500 Fe415 इनकी बनती है। क्यों? क्योंकि इनका जो यील्ड स्ट्रेस है वो ज़्यादा है। Fe415 का यील्ड स्ट्रेस 415 होता है, Fe500 का यील्ड स्ट्रेस 500 होता है। और आपका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बाई 2E, मतलब जितना यील्ड स्ट्रेस होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता चला जाएगा। ठीक है।